आज की वीडियो में आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं 3 नई अटैकिंग स्ट्रेटजीज के साथ। और आप देख सकते हैं आज की पहली अटैकिंग स्ट्रेटजी जो कि होने वाली है हमारी सुपर येतीज के साथ। और आप देख सकते हैं कि टाइम स्लॉट भी बहुत बाकी है। बात आती है यहाँ पर एग्जीक्यूशन की दोस्तों। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारे के सारे ग्राउंड ट्रूप्स को रिमूव कर दिया है, लेकर आऊंगा मैं। आप देख सकते हैं कि टाइम कितना ज्यादा पड़ा हुआ है, 1 मिनट अभी बाकी है। और यहाँ करते हैं थोड़े बहुत चेंजेस किया है मैंने अपने फ्रॉस्टी को आउट। और यहां लेकर चलता हूं मैं आपको तीसरी स्ट्रेटजी की ओर जो कि होने वाली है हमारी रूट। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं 3 नई अटैकिंग स्ट्रेटजीज के साथ। हालांकि जो मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि कौन सी स्ट्रेटजीज आने वाली हैं, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रेटजीज को यूज किया जरूर है और आप सबको दिखाया भी है पहले। और कुछ लोगों ने एग्जीक्यूट करना शुरू कर भी दिया होगा और परफेक्ट हो भी चुके होंगे। यहां बात आती है उन सब के लिए जिन्होंने एक भी अटैकिंग स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया है और जिन्होंने अभी तक देखी भी नहीं है। तो आज मैं उनके लिए लेके आया हूं 3 नई अटैकिंग स्ट्रेटजीज। तीनों की तीनों स्ट्रेटजीज होने वाली है एक से बढ़कर एक। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएं। करंटली मैं तीनों की तीनों अटैकिंग स्ट्रेटजी को लगातार यूज कर रहा हूं दोस्तों, कभी कभार अकॉर्डिंग टू द बेस और कभी कभार अकॉर्डिंग टू द मूड। और आप देख सकते हैं आज की पहली अटैकिंग स्ट्रेटजी जो कि होने वाली है हमारी सुपर येतीज के साथ। देख रहे होंगे आपकी 8 सुपर येतीज का यूज होने वाला है दोस्तों। लेकिन पहले यहां शुरुआत होने वाली है हमारे रॉयल चैंप वॉक के साथ। और आप देख सकते हैं कि साथ में लेकर जा रहा हूं रिकॉल स्पेल और एक रिवाइव स्पेल भी। और यहां देखा जाए तो आर्मी में मैंने एक येती को भी इंक्लूड किया है, साथ ही इंक्लूड किया है बारबेरियंस को, वो भी सुपर बारबेरियंस को। और आप देख सकते हैं कि क्लैन कैसल में मैं क्या लेकर जा रहा हूं और हीरोज के साथ मेरे इक्विपमेंट्स क्या रहने वाले हैं। और हाँ दोस्तों कि वार्डन के साथ हम लेकर आ रहे हैं अभी फ्रॉस्टी, लेकिन अगर हो सके तो डिगी को लेकर जाएं। मेरा डिगी अपग्रेड नहीं था तो मैं अभी काम चलाऊंगा अपने फ्रॉस्टी से। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये ग्राउंड अटैक है तो ग्राउंड पैट ही लेकर जाएं। और ये रहा आज का हमारा पहला ओपोनेंट जो कि मैं क्लियर करूंगा अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। और आप देख सकते हैं ओपोनेंट के बेस क्योंकि टाउन हॉल एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो स्ट्रेटजी वही रहने वाली है कि टाउन हॉल को हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प का, साथ यूज करेंगे इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। इनविजिबिलिटी स्पेल का लगातार यूज करते रहना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारा इवेंट चालू है, अगर आप सबको पता हो कि गोल्ड स्टोरेज के आसपास जो भी ट्रूप जाएगा वो खाएगा डैमेज। और हालांकि ये स्ट्रेटजी मैं लेकर आ रहा हूँ वॉर टेक्निक्स के लिए, तो हम एक्स्ट्रा ट्रूप्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ पर, जो कि हमें मिले हैं आइस गोलैम्स और आइस मिनियंस। आसानी के साथ हमारा रॉयल चैंप पहुंच गया टाउन हॉल के नजदीक, लेकिन नजदीक होते ही हम करेंगे रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन उसे स्लो डाउन जरूर करेगा। और यहाँ फनलिंग के लिए मैंने यूज किया किंग एंड क्वीन का। लेफ्ट हैंड साइड में मैं यूज करूंगा येती का, साथ ही के साथ यूज करूंगा अपने बारबेरियंस का भी, क्योंकि सुपर येतीज जो आने वाले हैं उनको डिस्ट्रैक्शन ना हो और वो इधर उधर ना भागे, इसलिए मुझे यूज करना पड़ रहा है फनलिंग का। और यहाँ हमने छोड़ दिया साथ में लॉग लॉन्चर भी विद द वार्डन। ये क्या दोस्तों, हमारा किंग तो पहले ही डाउन हो चुका है यहाँ पर, कि सामने हमारे पड़े हैं सिंगल इन्फर्नो जो कि हमारे दोनों के तीनों हीरोज को लेकर ही जाएंगे। लेकिन यहाँ अटैक में थोड़ा बहुत ट्विस्ट है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास पड़ी हुई है रॉयल चैंप की भाले वाली एबिलिटी, तो मैं मौका देखकर उसको यूज करना जरूर चाहूंगा। यहाँ इनविजिबिलिटी टावर ने थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन दिखाई जरूर है, लेकिन साथ ही के साथ मैंने यूज किया वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि पहुंच गए थे मेरे ट्रूप्स मोनोलिथ के नजदीक, तो वार्डन थोड़ी देर का सर्वाइवल देगा जरूर। और साथ ही मैंने यूज किया इनविजिबिलिटी स्पेल का भी। हाँ जी हाँ दोस्तों, इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज करना मत भूलिएगा, चाहे वो ट्रूप्स हो चाहे वो रॉयल चैंप हो, लेकिन बचाना हमें दोनों को ही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमारा रॉयल चैंप सारे डिफेंस को क्लियर कर रहा है। हालांकि यहाँ रॉयल चैंप हमारा डाउन हो चुका है, लेकिन हमारे पास पड़ा हुआ है रिवाइव स्पेल, तो जैसे ही हमारे सुपर येतीज फैल जाएंगे और डिफेंस के हो जाएंगे थोड़ा नजदीक, वैसे यूज करूंगा मैं रिवाइव स्पेल का, क्योंकि डिफेंस को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। बाकी काम तो हमारे ट्रूप्स कर ही जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप लगातार डिफेंस को क्लियर करता जा रहा है। यहाँ थोड़ा आइस गोलैम ने हाथ बटाया जरूर है। अब हम यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप के साथ इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, क्योंकि आसपास डिफेंस अच्छा पड़ा हुआ है और रॉयल चैंप की यहाँ जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप बिल्डिंग्स को देख सकते हैं कि बहुत बिखरी बिखरी नजर आ रही हैं, तो ट्रूप्स का पहुंचना थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है इस मामले में।
तो ये काम कवर करेगा हमारा रॉयल चैंप। और आप देख सकते हैं कि टाइम स्लॉट भी बहुत बाकी है, तो आसानी के साथ हमारी आर्मी ले जाएगी पूरी की पूरी बेस को। और आप सुपर येतिस की तादाद को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सुपरियोरिटी के साथ अटैक किया है मैंने। और रही बात वॉर अटैक्स की, तो आसानी के साथ आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस अटैक को, क्योंकि बात वहां ये भी होती है कि हमें टाइम मिल जाता है प्लानिंग करने का, हमें आसानी से लग जाता है अंदाजा कि कहां से अटैक को शुरू करना है। और आप देख सकते हैं कि अगला ओपोनेंट आ चुका है हमारे सामने। आप बेस के लेआउट को देख सकते हैं कि टाउन हॉल तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है और साथ में पड़ा हुआ इनविजिबिलिटी टावर। तो हम अटैक को शुरू करेंगे फ्रॉम द 12 o'clock टू 3 o'clock के सेंटर से, जहां पड़ा हुआ है हमारा आर्चर टावर। वहीं से मैं रिलीज करूंगा अपने रॉयल चैंप को, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट वे है हमारे मोनोलिथ तक पहुंचने की। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आरसी वॉक करनी है तो अपने टारगेट्स को पहले पहचानना होगा कि हम कहां एम करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं एम करता हूं पहले मोनोलिथ या टाउन हॉल को, कि ईगल आर्टिलरी ज्यादा डैमेज तो नहीं करती लेकिन करती है हर कोने में। लेकिन अगर वो भी लपेटे में आ जाए तो क्या ही बात है। लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए हमारे टाउन हॉल और मोनोलिथ की ओर, क्योंकि ये जो है वो मेजर डिफेंस करते हैं। और अगर टाउन हॉल हमारा नहीं क्लियर होता तो हमें स्ट्रेटजी को बिल्कुल ही चेंज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरा रॉयल चैंप भटक चुका है, पहुंच गया है हमारे मोनोलिथ तक, लेकिन भटक जाएगा फिर से, क्योंकि एक्टिव हो चुका था हमारा इनविजिबिलिटी टावर। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेटजिकली चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैंने एम किया ईगल आर्टिलरी को, क्योंकि साथ ही के साथ लपेटे में आ गया है हमारा मोनोलिथ भी। तो यहाँ हमारे 3 में से 2 टारगेट तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मेजर टारगेट अभी बाकी है दोस्तों। ये दिक्कत हमें वॉर में जरूर आती है कि हम इसके बाद अटैक को कहां से एग्जीक्यूट करें। यहाँ हमारे मोनोलिथ और ईगल आर्टिलरी दोनों डाउन हो चुके हैं, तो मैं अटैक को थोड़ा बिखरा बिखरा कर सकता हूं। तो मैंने अपने सुपर येतिस को यूज किया है 12 o'clock से, और आप देख सकते हैं कि मैं फनलिंग भी साथ के साथ बनाते जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, टाइम का जरूर ध्यान रखना, लगातार यूज करते रहना ट्रूप्स का। अगर 1 सेकंड भी देरी होती है तो वो लास्ट में आपको देरी जरूर देगी। यहाँ साथ ही के साथ मैंने यूज किया है रॉयल चैंप का, और साथ ही यूज करूंगा भाले वाली एबिलिटी का भी। हाँ, टाउन हॉल ने भी अपनी बाजुएं खोल ली हैं, तो यूज करते हैं अपने वार्डन की एबिलिटी का साथ ही के साथ। आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर से किंग एंड क्वीन ने सारे बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और दूसरी ओर से हमारे हीरोज को रिलीज करने का ये भी मोटिव रहता है कि साइड वाली बिल्डिंग्स जल्दी कवर हो जाएं, ताकि हमें टाइम का इशू ना हो लास्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉग लॉन्चर भी अभी एक्टिव पड़ा हुआ है, और लॉग लॉन्चर में से अभी निकले हैं सीसी के ट्रूप्स भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने ओपोनेंट के बेस को उड़ा दिया है यहाँ पर। लेकिन फिर से बात आती है यहाँ पर एग्जीक्यूशन की दोस्तों। अगर आप एग्जीक्यूशन में ला रहे हैं इस अटैकिंग स्ट्रेटजी को, तभी आप कर पाएंगे क्लियर, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इन अटैक करने में। पहले तो आपको रॉयल चैंप वॉक में परफेक्ट होना होगा, ताकि आप मेजर टू मेजर डिफेंस को जल्दी क्लियर कर दें। क्योंकि कई लोग हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते रॉयल चैंप वॉक के साथ ही, बल्कि आधी से ज़्यादा बार हमारा रॉयल चैंप फेल भी हो जाता है। लेकिन बात है इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की, और आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमने ले लिया फिर से 3 स्टार्स। और अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग की ओर, जो कि होने वाली है हमारी ड्रैगन्स की। हाँ जी हाँ दोस्तों, एयर अटैक होने वाला है विद द ग्राउंड ट्रूप्स, सॉरी विद ग्राउंड हीरोज। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारे के सारे ग्राउंड ट्रूप्स को रिमूव कर दिया है। लेकर आऊंगा मैं अपने ड्रैगन्स को। यहाँ मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ 4 ड्रैगन राइडर्स को और 9 ड्रैगन्स को, और साथ ही के साथ 8 लून्स। और आप देख रहे हैं कि सीसी में भी बदलाव आएंगे इसी हिसाब से। यूज यहाँ मैं करूंगा अपने येतिस को, करेंगे 2 येतिस को इंक्लूड, और साथ ही लेकर जाएंगे अपने विचेस को और वॉल ब्रेकर को टू फिल द सीसी। यहाँ हम यूज करेंगे क्लैन कैसल केक का, ताकि हम अटैक के एग्जीक्यूशन को लगातार लगा रखें। और आओ चलते हैं दोस्तों, और आर्मी को कॉपी करना जरूर मत भूलना। यहाँ थोड़ा बहुत चेंज एक और भी कर लेते हैं कि वार्डन को लेकर जाते हैं अपने एयर पे, क्योंकि यूज होने वाले हमारे एयर ट्रूप्स, तो एयर पे करना वार्डन को बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर वार्डन जल्दी डाउन हो गया तो हमारे हिट पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, साथ ही के साथ आप इवेंट को भी कवर करें, क्योंकि इसमें मिल रही हैं आपको 20 ट्रेजर हंट्स, ज्यादातर निकल रही हैं लीजेंडरी क्रेट्स। तो जल्दी से जल्दी लगे रहें, साथ ही के साथ करें मेल्टडाउन इवेंट को भी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास और ही और पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे करना है मैक्स अपने इक्विपमेंट्स को। लेकिन स्टारी ऑर्स की कमी लग रही है अभी मुझे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया है TH-16 मैक्स आउट बेस।
इसे उड़ाने में बहुत मजा आने वाला है, लेकिन यहाँ एम करने में थोड़ी दिक्कत भी होगी। वैसे दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि रॉयल चैंप आराम से पहुंच जाएगा टाउन हॉल की ओर, क्योंकि मैं अटैक को शुरू करूंगा फ्रॉम द 12 o'clock, जहां आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे पड़ा हुआ है एक ही आर्चर टावर। फॉलो करता जाएगा हमारे एक्सबॉस को, साथ ही के साथ फॉलो करेगा टाउन हॉल को भी। लेकिन देखना ये है कि रॉयल चैंप हमारा भटक ना जाए, क्योंकि सामने पड़ा है बहुत घातक डिफेंस। साथ ही साथ कहीं हिडन टेस्लास ना निकल आए जो कि वे दिखाए कहीं और की। आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप वॉक से मैंने इस अटैक को शुरू कर दिया है, और आप कॉपी करें कि कैसे मैं ड्रैगन्स को यूज करूंगा आफ्टर द रॉयल चैंप वॉक। यहाँ थोड़ी बहुत चेंजेस करना मैं भूल गया हूँ शायद जिन्होंने मेरे पहले अटैक्स को देखा होगा जो मैं ड्रैगन्स के साथ एग्जीक्यूट करता था, तो उन्हें किसी चीज की कमी खल जरूर रही होगी, क्योंकि हमारे पास होता था तब ओवरग्रोथ स्पेल, ताकि हम ईगल आर्टिलरी को कर सकें शांत थोड़ी देर के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत भूल हो चुकी है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ चलना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि इतनी आसानी के साथ हमने उड़ा दिया टाउन हॉल को, साथ ही के साथ मैंने गायब कर दिया रॉयल चैंप को भी, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन आप देख सकते हैं और ये कर देता हमारे रॉयल चैंप को स्लो डाउन, तो हम गलती नहीं करेंगे। और यहाँ यूज कर दिया मैंने अपने किंग एंड क्वीन का फ्रॉम द अनदर वे, और साथ ही लेकर आया हूँ सेज बैरक को भी। हाँ 3 o'clock की साइड से यूज किया मैंने अपने ड्रैगन्स को थोड़ा फैलाकर जरूर, ताकि सारे की सारी आर्मी कवर हो जाए। और साथ ही यूज करूंगा रॉयल चैंप का भी, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो को टारगेट करना बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पर। तो रॉयल चैंप हमारा जितनी दूर रहेगा उतना ही ज्यादा डैमेज करने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मोनोलिथ भी एक्टिव हो चुका है, लेकिन हमारा वार्डन नहीं आया है आसपास। लेकिन जैसे ही मोनोलिथ की रेंज में आता है हमारा ऑरा, वैसे यूज करूंगा मैं वार्डन की एबिलिटी को, कि ज्यादातर ट्रूप्स को बचाएंगे हम इस तरीके से। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि मैंने किंग की एबिलिटी का यूज कर लिया है। किंग तो हो जाएगा डाउन बड़ी आसानी के साथ, लेकिन यहाँ बचा लिया है हमारी क्वीन ने भी, क्योंकि उसने यूज किया है फ्रीजिंग एरो को। और आप देख सकते हैं कि कितनी इफेक्टिवली हमारी क्वीन क्लियर करती जा रही है डिफेंसेस को। और ड्रैगन्स की तो क्या ही बात है कि सारा का सारा बेस क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि टाइम कितना ज्यादा पड़ा हुआ है, 1 मिनट अभी बाकी है, और मेरे को डिफेंस कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आपने नोटिस किया हो कि आसपास की बिल्डिंग सारी की सारी क्लियर करते जा रहा हूं मैं। वैसे तो मैंने इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा यूज किया है। सबसे पहले जब मैंने रॉयल चैंप वॉक को सीखा था, तब से मैं ड्रैगन्स अटैक को यूज करता आ रहा हूं, और मुझे ये बहुत इफेक्टिवली लगती है, क्योंकि मैंने उड़ाए हैं अपने से ऊपर के टाउन हॉल्स। TH-15 पर होकर हमने TH-17 को उड़ाया इस आर्मी से। लेकिन बात यहाँ आती है एग्जीक्यूशन को लेकर। एग्जीक्यूशन आपको तभी आएगी जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ करते हैं थोड़े बहुत चेंजेस। किया है मैंने अपने फ्रॉस्टी को आउट, लेकर आया हूं आउल को, और साथ ही के साथ चेंज करूंगा मैं रिवाइव स्पेल को, और लेकर आएंगे ओवरग्रोथ स्पेल को। और आपको दिखाना चाहता हूं कि यूजेज क्या होने वाली है इस स्टैक में। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, लेकिन जो नए आए हैं उन्हें जानने की बहुत जरूरत है कि हम अटैक्स को कैसे मॉडिफाई करें। क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि रिवाइव स्पेल भी हमारे बहुत काम आता जरूर, लेकिन कभी कभार वो दिक्कत दे देता है, क्योंकि आगे कोई बेस में पड़ा नहीं होता, तो हीरोज अकेला कुछ कर नहीं सकते। इसी रिस्क को हटाने के लिए हमने यूज किया है यहाँ पर ओवरग्रोथ स्पेल का, और आप इसकी एग्जीक्यूशन जानेंगे हमारे अगले आने वाले अटैक में। हालांकि जब मैंने इस स्ट्रेटजी को सीखा था तब ओवरग्रोथ स्पेल का इंक्लूजन नहीं था इसमें बिल्कुल भी। यूज करते हैं सिर्फ हम इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, और लेकर आते हैं साथ के साथ रिकॉल स्पेल को। लेकिन जैसे जैसे हम खेलते रहे और आगे बढ़ते रहे, वैसे हमें ओवरग्रोथ स्पेल का इंपॉर्टेंस भी पता चली, और साथ ही के साथ इंपॉर्टेंस पता चली हमारे रिवाइव स्पेल की भी, जैसे मैंने यूज किया सुपर येतीज अटैक को। लेकिन ये सब मुझे तभी पता चला जब मैंने किया एग्जीक्यूट इन सभी अटैक्स को, क्योंकि मैंने जब एयर अटैक को शुरू किया था तब मेरे मन में था कि मैं ग्राउंड अटैक को भी इसी तरह लेकर आऊं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था विच इज द परफेक्ट ट्रेनिंग। की मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और अलग अलग ट्रेनिंग को लेकर आया आप सबके सामने, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्टली हम अटैक को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये आ गया है हमारे सामने फिर से TH-16 मैक्स आउट बेस। और यहां हमारे सामने दिक्कत जरूर आने वाली है दोस्तों, क्योंकि टाउन हॉल पड़ा है बिल्कुल ही सेंटर में। तो हमारी कोशिश यहाँ यही रहने वाली है कि कवर करें हमारे मोनोलिथ को। यहाँ अटैकिंग साइड थोड़ी डिफरेंट होने वाली है दोस्तों। यूज करने वाला हूं मैं अपने रॉयल चैंप को 9 o'clock, और आप ऊपर पड़ी हुई बिल्डर हट को देख सकते हैं, जो कि हमें लेकर जाएगी मोनोलिथ के नजदीक। हाँ दोस्तों, अगर आपसे मेजर जो टारगेट है आपका क्लियर नहीं होता है तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना,
और जारी रखना अपनी रॉयल चैंप वॉक को, क्योंकि आगे लेकर आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आप डिफेंस को क्लियर पहले ही कर लेंगे तो आसानी के साथ हमारी आर्मी लेकर चल जाएगी तीनों के तीनों मेजर डिफेंसेस को भी। अगर आप यहां नोटिस करें तो दिक्कत दे सकता है हमारा इनविजिबिलिटी स्पेल टावर। हाँ जी हाँ दोस्तों, इनविजिबिलिटी स्पेल टावर दिक्कत देगा जरूर, क्योंकि वो पड़ा है इन द रेंज ऑफ ईगल आर्टिलरी। यहाँ आसानी के साथ हमारा रॉयल चैंप पहुंच गया है मोनोलिथ के बिल्कुल ही नजदीक और आसानी से मुझे लगता है उड़ा भी देगा। लेकिन देखना ये है कि मोनोलिथ के बाद कितने डिफेंसेस को और लेकर जाता है हमारा रॉयल चैंप। कि पॉइजन स्पेल टावर भी एक्टिव हो चुका है, जो कि स्लो कर रहा है हमारे रॉयल चैंप को। साथ ही के साथ यहाँ टाउन हॉल के थोड़ा बहुत नजदीक पहुंच जरूर गया था हमारा रॉयल चैंप, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा हमें रॉयल चैंप को गायब। और यूज करने वाला हूँ मेजर आर्मी का, जो कि होने वाली किंग एंड क्वीन की। तो साइड वाली बिल्डिंग्स को आसानी से उड़ा देंगे, साथ ही यूज करेंगे सेज बैरक को भी। और आप देख सकते हैं कि मैंने ड्रैगन्स को कहां से रिलीज किया है। यहाँ पर पड़ा हुआ था मेजर डिफेंस, जो कि आसानी के साथ हमारे ड्रैगन्स और लून्स ले जाएंगे। अब करना है मौके का इंतजार कि रॉयल चैंप को कहां से रिलीज किया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिफेंस बहुत ही बिखरा हुआ है। थोड़ी देर के लिए हमने ओवरग्रोथ से शांत किया है ईगल आर्टिलरी को, और आप देख सकते हैं कि ईगल आर्टिलरी बिल्कुल ही जैम हो चुकी है। साथ ही के साथ मैंने रिलीज किया अपने रॉयल चैंप को, और आप देख सकते हैं कि दूर दूर से कितने डिफेंस को क्लियर करते जा रहा है हमारा रॉयल चैंप। साथ ही के साथ टाउन हॉल ने अपनी बाजू में खोल जरूर ली है, तो साथ ही मैंने यूज किया अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, जिससे कि हमारी आर्मी को ज्यादा डैमेज ना हो। क्योंकि टाउन हॉल बहुत ज्यादा डैमेज करता है, चाहे वो ब्रेक होने से पहले हो चाहे वो ब्रेक होने के बाद हो। यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल टावर एक्टिव हो चुका है, लेकिन ज्यादा दिक्कत देगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा डिफेंस आसपास का क्लियर था हमारा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास पड़ा हुआ है अभी 1 मिनट, और यहाँ सारा का सारा बेस क्लियर हो चुका है दोस्तों। और ये आसानी के साथ हमने फिर से ले लिए हैं 3 स्टार्स। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं लगातार खेलता रहता हूं, तो ऐसी बात नहीं है कि YouTube करने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी क्लैश ऑफ क्लैन खेलने का। बस मैं कुछ ही अटैक को एग्जीक्यूट कर पाता हूं आप सबको दिखाने के लिए, लेकिन मैंने कर रखी है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पहले, तो मुझे हो जाती है बिल्कुल ही आसानी। और मेजर बात यह भी है कि मैं वॉर्स को लड़ता रहता हूं, तो स्ट्रेटजीज बनती रहती हैं, तो आसानी के साथ एग्जीक्यूशन को हम क्लियर कर लेते हैं। और यहां लेकर चलता हूं मैं आपको तीसरी स्ट्रेटजी की ओर, जो कि होने वाली है हमारी रूट राइडर्स के साथ। तो गौर फरमाइएगा कि क्लैन कैसल में फिर से चेंजेस आने लगे हैं। लेकर आया हूं मैं फिर से वही क्लैन कैसल के ट्रूप्स जो पहली ट्रेनिंग में थे। यहां जोड़ दिया है मैंने अपने सुपर येती को, साथ यूज किया है आइस गोलैम को। लेकर आया हूं फिर से अपने रिवाइव स्पेल को भी, और यहां एयर आर्मी को बिल्कुल ही डिलीट मार देंगे, और साथ ही के साथ इंक्लूड करेंगे अपने रूट राइडर्स को। साथ ही यूज करेंगे हीलर्स को भी, लेकर जाएंगे इलेक्ट्रो टाइटन्स को। हाँ जी हाँ दोस्तों, 3 इलेक्ट्रो टाइटन्स। साथ यूज करेंगे वल्करीज को। अगर आपने वल्करीज को नहीं भी यूज करना है दोस्तों, तो यहाँ मॉडिफिकेशन और भी है कि आप लेकर जा सकते हैं वल्करीज और इलेक्ट्रो टाइटन्स की जगह अपने येतीस को या सुपर येतीस को। लेकिन आप देख सकते हैं कि आर्मी में चेंजेस आएंगे जरूर, लेकिन ये वे दिखाएगा हमें कि मैं मॉडिफिकेशन की आजकल बहुत ट्राई कर रहा हूं और मुझे सक्सेस मिली है दोस्तों। तो आप इस आर्मी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा फनलिंग को लेके इशू रह जाता है। तो लेकर आते हैं हम वल्करीज अटैक को ही। फनलिंग में बहुत आसानी हो जाती है और आसानी के साथ हम कर देते हैं बेस को क्लियर। तो आप देख सकते हैं हमारी आर्मी को कि क्या रहने वाली है। थोड़े बहुत चेंजेस हमारे वार्डन में भी आएंगे। फिर से लेकर आऊंगा मैं अपने फ्रॉस्टी को, साथ ही मैं इसको करूंगा ग्राउंड पे भी। यहाँ एक अच्छी बात यह भी है कि वार्डन को हम स्विच कर सकते हैं, लेकिन मीनियन प्रिंस को स्विच नहीं किया जा सकता। तो उसके यूजेज को लेकर थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी रहती है हमारे यहाँ पर। आई होप कि आपने आर्मी को कॉपी कर लिया होगा जरूर। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले ओपोनेंट की ओर और अपनी तीसरी आर्मी को लेके। यहाँ आप देख सकते हैं कि सामने आया हुआ है TH-16। थोड़ा बहुत डिफेंस लो जरूर लग रहा है, लेकिन ये स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ आपको लूप होल जरूर नजर आ रहा होगा। ऐसे लूप होल्स को जरूर मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि यूज होगी हमारी रॉयल चैंप वॉक यहीं से। क्योंकि टाउन हॉल तो हमारा डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन हमें यहाँ थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा रॉयल चैंप है टाउन हॉल के नजदीक। तो टाउन हॉल के डिस्ट्रॉय होते ही निकलेगा इसमें से पॉइजन। तो साथ ही के साथ करेंगे रॉयल चैंप को गायब। और आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारा रॉयल चैंप बच गया है टाउन हॉल के पॉइजन से। तो हमें यूज करना है अपनी मेजर आर्मी को। तो फनलिंग क्रिएट करेंगे अपने किंग एंड क्वीन से। हीरोज रिलीज करने के बाद यूज करूंगा मैं अपने रूट राइडर्स का, ताकि वो वे निकालना शुरू कर दे हमारी आने वाली आर्मी के लिए। और वल्करीज का यूज करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि वो भी फनलिंग में यूज आने वाली है।
आप देख सकते हैं कि मैंने रूट राइडर्स को रिलीज कर दिया है, साथ ही यूज कर रहा हूं अपने लॉग लॉन्चर को भी इन लाइन विद टाउन हॉल, ताकि वे पूरा का पूरा खुल जाए। और आप देख सकते हैं कि वल्करीज को मैंने कैसे रिलीज किया है कि साइड वाली बिल्डिंग भी साथ के साथ हो जाए डाउन, क्योंकि मुझे आर्मी को बिखेरना नहीं है, यहाँ पर लेकर जाना सीधा कोर के अंदर। तो वल्करीज जितनी इकट्ठी होकर जाएंगी उतना ही मजा आने वाला है अटैक में। और यहाँ किंग की एबिलिटी का मुझे जल्दी यूज करना पड़ गया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस किंग के ऊपर लगा हुआ था। और यहाँ मौका देखते ही यूज करूंगा मैं अपने रॉयल चैंप के भाले का भी, कि आप देख सकते हैं कि डिफेंस का स्तर कुछ ज्यादा नहीं पड़ा हुआ है, तो इनविजिबिलिटी स्पेल का साथ के साथ यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। कि आप देख सकते हैं कि वॉक में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन हमारी आर्मी संभाल लेगी बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारी की सारी हीलियर्स अभी जिंदा हैं और साथ ही पड़ी हुई है हमारे रूट राइडर्स भी, जिनका मोनोलिथ कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने बेस को क्लियर कर दिया है। और अभी मेरे पास कितनी आर्मी मेरे डेक में पड़ी हुई है, पड़े हुए हैं 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, और साथ ही पड़ा हुआ है रिवाइव स्पेल भी, और साथ ही के साथ पड़ी हुई है 2 एबिलिटीज, वो भी हमारे हीरोज की। देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ इस आर्मी ने क्लियर कर दिया इस बेस को। तो मैं कह सकता हूँ कि एग्जीक्यूशन पे वर्क करना शुरू कर दे दोस्तों, क्योंकि जितना आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उतना ही आप हो जाएंगे परफेक्ट। और एक बात और बता दूं कि ये अटैकिंग स्ट्रेटजी मैंने सीखी है अपने ओपोनेंट से। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मेरी भी है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ इसी बीच अपने रॉयल चैंप वॉक को भी। लेकिन रूट राइडर्स की इंपॉर्टेंस हमें ओपोनेंट्स ने सिखाई कि कैसे इनको एग्जीक्यूट करना है और कैसे वल्करीज को अंदर लेकर जाना है। यहाँ बात ये भी आती है कि देखकर सीखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर यहाँ फिर से यूज किया मैंने अपने क्लैन कैसल केक का, और चल पड़ेंगे अपने इवेंट की ओर। और आप देख सकते हैं कि हमारा इवेंट कंप्लीट होने ही वाला है। हमारी रह चुके हैं सिर्फ 5 ट्रेजर हंट्स, जो कि हम आसानी से ले लेंगे, क्योंकि ऋतिक हमारा लगा हुआ है लगातार। पता नहीं रात को कहां से एक्टिव आ जाता है एकदम। लेकिन यहां मैं लेने वाला हूं अपने बिल्डर पोशंस को, क्योंकि अपग्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा दिन की पड़ी हुई है, तो मैं इतना विलंब नहीं कर सकता। और किया है मैंने बिल्डर पोशंस को यूज, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी से जल्दी TH17 की ओर, और जड़ने हैं CWL में 3 सितारे। तो जल्दी जल्दी अपग्रेडिंग को करेंगे कंप्लीट, ताकि मैं जल्दी जल्दी जा पाऊं TH17 की ओर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट अटैक की ओर, जो कि होने वाला है हमारा बहुत ही घातक, कि ओपोनेंट मिलने वाला है हमें बहुत ही बढ़िया। और बढ़िया ओपोनेंट मिलते ही हम करेंगे अटैक को एग्जीक्यूट। और आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल बिल्कुल ही सेंटर में पड़ा हुआ है। यहां हमारा टारगेट होने वाला है मोनोलिथ। हाँ जी हाँ दोस्तों, मोनोलिथ को टारगेट करेंगे। कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि टाउन हॉल तक पहुंच जाए, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा है। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, कि हमारी आर्मी आसानी के साथ संभाल लेगी हमारे टाउन हॉल को। चलो शुरू करते हैं रॉयल चैंप वॉक को, और साथ ही के साथ यूज करेंगे इनविजिबिलिटी स्पेल्स को भी, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस बहुत लो लेवल का पड़ा हुआ है। तो हम थोड़ी बहुत देरी लगा सकते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज करने में। जैसे ही हमारा सिंगल इन्फर्नो लगा हमारे रॉयल चैंप के ऊपर, वैसे ही मैंने यूज किया इनविजिबिलिटी स्पेल को। लेकिन मोनोलिथ के सामने ये गलती मत करना दोस्तों, क्योंकि वो सीधा करेगा रॉयल चैंप को डाउन। तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है यहाँ पर, और मोनोलिथ आसानी के साथ डाउन हो चुका है। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि इवेंट के कारण हमारी गोल्ड स्टोरेजेस हैं वो हमें डैमेज कर रही हैं, लेकिन उसी को कवर करने के लिए हमें मिले हुए हैं आइस गोलेम्स। लेकिन मैं उनका यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वॉर अटैक्स में आपको आइस गोलेम्स नहीं मिलेंगे। और अगर हमारे लिए हार्ड लेवल हमारे सामने पड़ा होगा, तो आप सबको भी आसानी होगी कि वॉर अटैक्स में आसानी के साथ लेकर आओ आप 3 स्टार्स। और यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल के खत्म होते यूज किया हमने रिकॉल स्पेल का, और किया रॉयल चैंप को गायब, और साथ ही यूज किया अपने किंग एंड क्वीन का। यहाँ अगर आप गौर फरमाए कि ड्रैगन अटैक से थोड़ा बहुत ये चेंजेस लेकर आनी पड़ती है इस ट्रेनिंग में, क्योंकि किंग क्वीन को एक ऐसे एंड से छोड़ना होता है ताकि वो हमारी आर्मी के साथ मिक्सअप हो जाए। लेकिन अगर आपने ड्रैगन अटैक में गौर फरमाया हो कि हम लेकर जाते हैं सेज बैरक को, तो हमारे पास होते हैं ग्राउंड ट्रूप्स भी विद द हीरोज, तो हमारे किंग क्वीन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यहाँ जो है वो सारे के सारे ग्राउंड ट्रूप्स रहने वाले हैं। यहाँ हमारे हीरोज को थोड़ा बहुत बेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम इसी तरह अटैक को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और साथ ही मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को भी, और आप देख सकते हैं कि भाला गिरना शुरू हो चुका है, और डिफेंस का टूटना तो बिल्कुल ही आसान हो चुका है। अगर आपने गौर फरमाया हो कि आसानी के साथ हमने मेजर टू मेजर डिफेंसेस को क्लियर कर दिया है, और अभी लॉग लॉन्चर भी हमारा पड़ा हुआ है,
जो कि आने वाले डिफेंस को क्लियर कर रहा है बड़ी आसानी के साथ। लेकिन यहाँ हमारे किंग क्वीन तो डाउन हो चुके हैं और रॉयल चैंप अपने काम पे लगा हुआ है। यहाँ रिवाइव स्पेल का थोड़ा ध्यान से यूज करना है दोस्तों, क्योंकि रॉयल चैंप जल्दी डाउन हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही हमारे ट्रूप्स आगे आते हैं वैसे ही हमारे रॉयल चैंप को मिल जाएगा बेस, और उसी हिसाब से रॉयल चैंप को करेंगे दोबारा से जिंदा। क्योंकि रॉयल चैंप के लिए वॉल्स का बैरियर कुछ भी नहीं है, तो आसानी हो जाएगी सारे बेस को कवर करना और आसानी के साथ सारे डिफेंस को तोड़ना भी। और आप देख सकते हैं कि रॉयल चैंप बड़ी आसानी के साथ डिफेंस को क्लियर करता जा रहा है। अभी हमारे पास पड़े हुए 30 सेकेंड्स और आसानी के साथ हमारे ट्रूप्स ले जाएंगे सारी की सारी बिल्डिंग्स को, क्योंकि आसपास किसी भी कोने में आप देख सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बची नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों आप सबको पता लग ही गया होगा कि कितनी आसानी के साथ हमने तीनों स्ट्रेटेजीज के साथ ओपोनेंट के बेस को उड़ाया और लेकर आए हैं हर अटैक में 3 स्टार्स। बस थोड़ा बहुत फर्क है तो एग्जीक्यूशन को लेकर, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि कैसे अटैक को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि मैं करता हूं मॉडिफिकेशन अपने अटैक्स में, तो आपको भी ऐसे ही समझ में आएगा। क्योंकि कई लोग फेवर में होते हैं कि ब्लिम्प को यूज किया जाए, तो वो सुपर येतिस के साथ लेकर जाते हैं अपने ब्लिम्प को, साथ ही यूज करते हैं क्लोन स्पेल्स का भी। तो उस अटैकिंग स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे फेवरेबल लगती है रॉयल चैंप वॉक। तो रॉयल चैंप वॉक के साथ मैं जैसे मर्जी ट्रूप्स को लेकर जा सकता हूं। बस वहां थोड़ी बहुत एग्जीक्यूशन में दिक्कत जरूर होती है, लेकिन उसमें आते हैं 3 स्टार्स बड़ी आसानी के साथ। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अटैक्स को एग्जीक्यूट करना है और कैसे लेकर आने हैं 3 स्टार्स। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट जरूर करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबकी आर्मी को प्रैक्टिस करूं और आपके लिए लेकर आऊं एक नई स्ट्रेटेजी और अच्छे से एग्जीक्यूशन दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं बहुत मजेदार अटैक्स। क्योंकि कुछ ही देर में हमारी वॉर शुरू होने वाली है दोस्तों। कल की वीडियो में आपके लिए वॉर अटैक्स लेकर आने वाला हूं, तो बने रहिएगा, खेलते रहिए क्लैश ऑफ क्लैन। मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।